हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। मित्रों, आज के समय में अगर आपको फिट रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो निश्चित रूप से योगा को अपने दैनिक जीवन में आपको शामिल करना पड़ेगा। दरअसल में योग जो है, इसको कुछ विशेष प्रकार के लोग इसको धर्म से या किसी संप्रदाय से जोड़ लेते हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत है। योग निश्चित रूप से एक प्रकार का विज्ञान है, ये एक साइंस है। आज जिस तरीके से कोरोना के इन्फेक्शन के कारण हाय तौबा मची है पूरे विश्व में, तो लोग कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की बात करते हैं कि भाई अपनी इम्यूनिटी आप बढ़ाइए जिससे कि बीमारी से हमको मुक्ति मिले। तो निश्चित रूप से ये जो आपकी इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होती है आपके योगा में, जब आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैं अपने एक छोटे से प्रयास से एक जो बिल्कुल सामान्य आदमी है, सामान्य व्यक्ति को भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दरअसल में इसके वैज्ञानिक महत्व क्या हैं, कि जब आप योगा करते हैं तो उसका आपके शरीर पर, आपकी कार्यप्रणाली पर किस प्रकार का असर पड़ता है। तो अपने इस लेक्चर को हम 2 सेगमेंट में बांट करके चलेंगे। एक जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने पर हमारे शरीर की संपूर्ण जो क्रियाविधि होती है, जो हमारी फिजियोलॉजी है, हमारे शरीर की जो कार्यकी है, उस पर क्या असर पड़ता है, अर्थात एक्सरसाइज करने से के फ़ायदे क्या क्या हैं, उसको हम थोड़ा सा जो है मेडिकल ग्राउंड पर और वैज्ञानिक तौर पर इसको समझाने का प्रयास आपको मैं कर रहा हूं, और बहुत ही सरल ढंग से, ताकि आपको ये समझ में आए। क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जिनको कि मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं है, अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी, उसकी बनावट के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उनको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि इसके प्रति उनको एक उनके मन में इंटरेस्ट पैदा हो, एक रुझान बने, जिससे कि अगर वो योगा अभी भी अपने जीवन में शामिल नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से शामिल कर लें। हर उम्र के लोगों को योगा करना चाहिए। फिट रहना है तो आपको योगा करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। तो अब 2 चीज़ें हो गई योगा में, एक तो एक्सरसाइज हो गई, व्यायाम, और दूसरा इसका जो पहलू है वो है प्राणायाम। तो हम अपने इस लेक्चर को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर चलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम अपने पार्ट 1 में आपको डिस्कस करने चल रहे हैं कि जब हम व्यायाम करते हैं तो इसका हमारे शरीर की कार्यप्रणाली पर किस प्रकार का असर पड़ता है। आपके शरीर के खास करके 2 सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जब आप व्यायाम करते हैं। हम इसमें अपने लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि व्यायाम कितने प्रकार का होता है, फिर आपकी बॉडी मसल्स, चूँकि व्यायाम में आपकी बॉडी मसल्स, जो शरीर की मांसपेशियां हैं, ये सीधा इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर मांसपेशियां अलग अलग प्रकार के व्यायाम में किस तरीके से कार्य करती हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर आपकी मांसपेशियां, चूँकि ये फंडामेंटल यूनिट्स से बनी हैं, कोशिकाओं से, सेल्स से बनी हैं, तो आपकी सेल्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, बॉडी सेल्स जो मसल्स में हैं। तो फिर उनकी सेहत का हमें ध्यान रखना है। उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक न्यूट्रिएंट दैट इज़ ग्लूकोज, और दूसरा जो ज़रूरी है वो ऑक्सीजन होता है। और इन दोनों की सप्लाई करने का काम आपके शरीर का जो रक्त परिवहन तंत्र होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें आपका ब्लड और आपका पंपिंग मशीन जो हार्ट है, ये इन्वॉल्व होता है। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी मसल्स, आपके शरीर का श्वसन तंत्र और आपके शरीर का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आपके शरीर को बैलेंस करने का काम करते हैं जिस समय आप एक्सरसाइज करते हैं। तो आइए और चर्चा हम अपने इस पर जारी रखेंगे कि किस प्रकार की एक्सरसाइज करने से आपके शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, यानी श्वसन प्रणाली पर, आपके शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, यानी कि आपका हार्ट जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र है, उस पर क्या असर पड़ता है, और आपके शरीर की जो मसल्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, राइट।
तो आइए और डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज, व्यायाम। बेसिकली जो एक्सरसाइज है ये हमारी बॉडी एक्टिविटी होती है, स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये काम हम स्वतः से करते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं, जैसे आप जंप कर रहे हैं, तमाम प्रकार के जो व्यायाम होते हैं ये कर रहे हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होता। स्पॉन्टेनियस का मतलब हम स्वेच्छा से करते हैं, हम चाहें तो करें और हम चाहें तो ना करें, ये अपने मन की बात है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो व्यायाम है ये शारीरिक गतिविधि है जिसको कि हम स्वेच्छा से करते हैं, राइट। आइए और अब हम यहाँ पर बात करें कि बेसिकली जो है, जो एक्सरसाइज है ये सामान्य तौर पर ये दो तरीके की होती है। हमारा जो व्यायाम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक जिसमें हम बोलते हैं डायनेमिक एक्सरसाइज, द फर्स्ट वन दैट इज डायनेमिक एक्सरसाइज, और जो दूसरा होता है वो स्टैटिक होता है। ये दो प्रकार का व्यायाम होता है। एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये होता है इसमें एक्सटर्नल वर्क होता है। एक्सटर्नल वर्क इज डन इन डायनेमिक में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि ये डायनेमिक एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, तो इसमें आपकी जगह का परिवर्तन होता है। जैसे यू आर मूविंग लाइक दिस, इस तरह से अब आप चल रहे हैं तो आप अपनी जगह को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। रनिंग, आप दौड़ रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप जंपिंग कर रहे हैं, तो यू आर चेंजिंग योर पोजीशन। आपका शरीर एक जगह पर स्थिर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जैसे आप वॉक कर रहे हैं, सिंपली आप वॉक कर रहे हैं इस प्रकार से, या फिर आप दौड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। और जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो डायनेमिक्स का सीधा मतलब ये होता है गतिमान रहना। अब गतिमान का मतलब ये हो गया कि हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे इस प्रकार की एक्सरसाइज को हम क्या नाम देते हैं, सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज नोन एज डायनेमिक एक्सरसाइज। यहाँ पर इस जो डायनेमिक एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। आपके शरीर की मांसपेशियां, ये मांसपेशियां विशेष प्रकार के ऊतक, ये जो मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब होते हैं पैर के, हाथ पैर की मसल्स, ये क्या होती हैं, ये सोमैटिक मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स वो होती हैं जिनका संबंध आपके कंकाल तंत्र से होता है, जैसे हड्डी से, जैसे आपकी उपास्थि से होता है। तो ऐसी मांसपेशियों को हम कंकालीय पेशियां बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ध्यान रहे कि मसल्स की जो बनावट होती है, जो मेडिकल साइंस से परिचित लोग हैं, जो बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, जो शरीर की बनावट जानते हैं, उन्हें ये पता है कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, इनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि वो संरचनात्मक इकाई जिससे कि मांसपेशियां बनती हैं, हम उसे, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि संकुचन होने की पावर होती है, द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इन्हें हम नाम देते हैं पेशी तंतु, या इनको मसल फाइबर कहा जाता है। ये धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, राइट। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि ये आपकी बॉडी मसल है, सपोज दैट बॉडी मसल के अंदर ये क्या होता है, बॉडी मसल्स में कुछ धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। ऐसे ये धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। इन धागेनुमा संरचनाओं को हम मसल फाइबर्स कहते हैं। दीज आर द मसल फाइबर्स। ये मांसपेशियां होती हैं। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, संकुचन स्टार्ट होता है। आपके जो बॉडी की मसल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, दीज रेसिव द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और हमें किसी ने आदेश किया कि दौड़ो, अब हमें क्या करना है, अब दौड़ना है। लेकिन हमने सिग्नल प्राप्त किया, किसी ने हमसे कहा कि आप दौड़ो, तो जिसने मुझे कहा कि दौड़ो,
उसकी बात को सुनकर हम दौड़ रहे हैं, तो जो उसकी बात सुने हैं वो हमारे लिए एक उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन या स्टिमुलस। तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं ये सबसे पहले उद्दीपन प्राप्त करती हैं। यह जो स्टिमुलस है ये या तो शरीर के अंदर से पैदा होता है या फिर हमको बाहर से प्राप्त होता है। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि किसी ने हमसे कह दिया कि अब आप दौड़िए, रन, अब हम दौड़ने लगे। तो यह जो रन किसी ने कहा, यह हमारे लिए स्टिमुलस बाहर से प्राप्त हुआ है, एंड सच काइंड ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो बाहर से प्राप्त हुआ। लेकिन व्यायाम हम स्वेच्छा से भी करते हैं, किसी के कहने से नहीं, अपने आप करते हैं। तो जैसे हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि अब चलो अभी व्यायाम किया जाए, तो यह जो भाव पैदा हुआ है इट इज द इंटरनल स्टिमुलस, जो हमारे शरीर के अंदर से पैदा हो रहा है। चलो हमारे अपने मन में आ गया कि भाई दौड़ा जाए, तो ये क्या चीज़ है? ये इंटरनल स्टिमुलस होता है जो हमको मिलता है। अब ये स्टिमुलस चाहे अंदर से प्राप्त हो रहा हो या चाहे बाहर से प्राप्त हो रहा हो, इन दोनों कंडीशंस में जब हमारी मसल्स को स्टिमुलस प्राप्त होता है, अब ये स्टिमुलस प्राप्त होने का पाथवे होता है, इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, इस सारी चीज़ को हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जीव विज्ञान, मेडिकल साइंस, इन सबसे परिचित नहीं हैं। हम आपको केवल एक सुपरफिशियल डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपको व्यायाम के लिए आपके शरीर में होने वाले परिवर्तनों की सामान्य जानकारी हो सके, इतना। अब आप समझो कि आपको स्टिमुलस यानी आपकी मांसपेशी को आदेश मिल गया कि चलो काम करो। अब आपकी जो मांसपेशियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनकी जो लेंथ होती है ये क्या हो जाएगी? इनकी लेंथ घट जाएगी। यानी कि जो मसल फाइबर्स होते हैं इनकी लेंथ क्या होती है? इनकी लंबाई घट जाती है। इस घटना को हम क्या नाम देते हैं? इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो सामान्य तौर पर मसल रिलैक्स स्टेट में है, रिलैक्स्ड मसल, एंड दिस मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग मसल, कॉन्ट्रैक्टेड मसल। ठीक है। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन दो प्रकार का होता है। यानी कि यह जो मांसपेशी, जैसे स्टिमुलस मिले, क्या मिल गया? आपकी मसल को स्टिमुलस प्राप्त हुआ। तो स्टिमुलस प्राप्त करने के बाद मसल क्या होता है? स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। और इस कॉन्ट्रैक्शन में दो कंडीशन बनती है। ये कॉन्ट्रैक्शन दो तरह का हो सकता है। इसमें से पहला, जहां पर लेंथ ऑफ द मसल changes but no change in the structure of muscle fiber। बात को समझें। ये प्रथम प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन मसल का है जिसमें कि मांसपेशी में फाइबर की लंबाई कम हो जाती है, लेकिन इसकी संरचना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। Such kind of contraction is known as isotonic contraction। मसल में दूसरे प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है? यहां पर लेंथ जो होती है रिमेन अनचेंज्ड, अनएफेक्टेड, बट स्ट्रक्चर चेंज। स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर चेंजेज। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये
अब आप इसको आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, आपको बहुत इस तरीके से इतना ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, किस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आप बता रहे हैं। यहाँ केवल आपको हम सिंपली ये बताएंगे कि एक्सरसाइज के नेचर के आधार पर आपके मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन भी दो प्रकार का होता है, राइट। पहला जो कॉन्ट्रैक्शन मसल का हो रहा है उसको हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ये जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है ये बहुत ही सामान्य ढंग से हमारी मांसपेशियां काम कर रही हैं और एक्सरसाइज बहुत हैवी हम नहीं कर रहे हैं। अब हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ, जितने भी डायनेमिक एक्सरसाइज होते हैं उनमें बॉडी पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहां समझिए, जितने डायनेमिक एक्सरसाइज होते हैं, जैसे यू आर वॉकिंग स्लोली एंड स्लोली, यू आर वॉकिंग स्लोली एंड स्लोली, नाउ अब क्या है, आपकी मसल पर उतना प्रेशर नहीं बनेगा, इसलिए मसल्स सामान्य प्रक्रिया के तहत एक सामान्य तरीके से कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही हैं। अब इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन में मसल की लंबाई तो घटेगी लेकिन इनकी संरचना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। संरचना में परिवर्तन का मतलब ये जानते हैं आप, आपकी मसल्स में डैमेज हो सकता है। अचानक जैसे कि स्पाज्म बन जाए, सडन कॉन्ट्रैक्शन, तो फिर आपको भयंकर पेन, कभी कभी आपने इस तरह का फील किया होगा कि जैसे अचानक बहुत हैवी लोड आपने उठा लिया। अब हैवी लोड जैसे आप नीचे से उठा रहे हैं, आप अपनी क्षमता से ज़्यादा लोड उठा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी 20 किलोग्राम की है और आप 50 किलोग्राम उठा रहे हैं अचानक, तो ऐसी कंडीशन में आपके पीठ की मसल्स में, हाथ पैर की मसल्स में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि मसल, आपके जो मसल फाइबर्स हैं इनमें टीयरिंग हो जाएगी। टीयरिंग का मतलब समझ रहे हैं, घाव हो जाएगा, छीजन हो सकती है, या फिर मसल सडन कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में आएंगी और रिलैक्स होने का उनको मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को मस्कुलर स्पाज्म कहा जाता है, राइट। समझ में आ गया। अक्सर आप गांव की भाषा में समझे सुने होंगे, हुक लग गया है, फिर बहुत पेन होता है, फिर कुछ दिनों के बाद इसकी रिकवरी होती है, ठीक है। लेकिन जब आप सामान्य एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ही एक्सटर्नस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से स्लोली मूविंग, स्लोली स्विमिंग, इवन कि अगर आप फास्ट मूविंग भी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी मसल्स की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, केवल मसल फाइबर की लंबाई घट जाती है। अब आपको समझ में आ गया, ये हमारी सामान्य एक्सरसाइज है। अब ये सामान्य एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप सिंपल जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो ये डायनेमिक एक्सरसाइज है, इसमें आपकी मसल्स पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। अगर आप थोड़ा तेज़ भी चल रहे हैं तो थोड़ा एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी लेकिन आपकी मसल पर कोई भी पेन नहीं आएगा। ये बात समझ रहे हैं आप पानी में तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, या आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाता कि आपकी मसल्स में घाव बन जाता है और आप दर्द महसूस करते हैं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थकान महसूस होती है, थकान होना और घाव होना दोनों में अलग अलग अंतर है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम डायनेमिक एक्सरसाइज कर रहे हैं जहां पर हम अपनी जगह का परिवर्तन कर रहे हैं इस प्रकार से, तो यहां पर हमारी जो मांसपेशियां हैं इनको इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, आइसोटोनिक, जहां पर मांसपेशियों की संरचना में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, बस केवल मसल फाइबर की लंबाई घट जाती है और जब हम काम करना बंद करते हैं तो मसल्स रिलैक्स होती हैं। अब आप समझ गए कि मसल्स स्टिमुलस प्राप्त होकर के काम करना शुरू करती हैं इरिटेट होकर, और अगर वो सामान्य ढंग से कार्य कर रही हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। तो डायनेमिक एक्सरसाइज में एक चीज यहां पर आपको जानना है कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि व्यायाम आप बहुत आराम से कर रहे हैं और ये डायनेमिक है। एक चीज यहां पर और आपको जानना है कि यहां पर ज्वाइंट्स में मूवमेंट होता है, जो ज्वाइंट्स होते हैं आपके मूव इस प्रकार की एक्सरसाइज में। जो डायनेमिक एक्सरसाइज होता है इसमें आपके जो ज्वाइंट्स होते हैं, हाथ पैर के और शरीर के जो ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे अब आप चल रहे हैं तो पैर में क्या होगा, कोहनी मुड़ेगी, इस प्रकार से कोहनी मुड़ रही है। अब आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ये ज्वाइंट्स में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। बात समझ रहे हैं। और जब ज्वाइंट्स में मूवमेंट अच्छा होता है
तो आपकी मसल्स पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, और अगर मसल्स पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा तो मांसपेशियों में डैमेज नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्शन कैसा कहलाएगा? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। डायनेमिक एक्सरसाइज क्या होता है? अब आइए और हम स्टैटिक एक्सरसाइज में, हम अपनी एक ही जगह पर खड़े हैं और बल प्रयोग कर रहे हैं, अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, बल्कि हम बल प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पुशअप, आप खड़े हो जाइए और दीवार को धक्का मारिए, अपनी पूरी ताकत से मारिए, और ताकत से भी ज़्यादा प्रयास करिए आप। तो अचानक जब आप पुशअप करते हैं या पुल अप करते हैं, दो चीज़ें, पुश अप एंड पुल अप। तो पुश अप जैसे दीवार को धक्का मार रहे हैं, आप चाहते हैं कि धक्का मार के ट्रक को आप दौड़ा दीजिए, तो अगर बाहुबली बनेंगे तो आपकी मसल्स में डैमेज होगा, स्पाज्म हो सकता है। और अपने औकात से ज़्यादा वजन उठा रहे हैं एक ही जगह पर। जब आप वजन उठाते हैं तो दौड़ते हुए वजन थोड़ा उठाते हैं, क्या करते हैं आप? एक जगह पर सामान को इस प्रकार उठाते हैं। अब उसका अगर वजन ज़्यादा है तो मसल्स पर यहाँ लोड बनेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सीने की जो मसल्स हैं या फिर हाथ पैर की जो मसल्स हैं उनमें परमानेंट टेयरिंग हो जाए। तो फिर कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है? यहाँ पर मूवमेंट, मतलब कहने का यह है कि ज्वाइंट्स का मूवमेंट नहीं होता, ज्वाइंट्स डू नॉट मूव। ठीक, मसल्स जो होती हैं इनमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली आपने देखा कि दो प्रकार की एक्सरसाइज होती है, एक डायनेमिक एक्सरसाइज होती है और दूसरी स्टैटिक एक्सरसाइज होती है। अब हर काम को करने में यहां पर ध्यान रहे, जी हां, कि एक्सटर्नल वर्क यहां पर नहीं होता, एक्सटर्नल वर्क नॉट डन। यहां पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जगह का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, और जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होता। नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क डन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। बल गुणे विस्थापन मतलब किया गया कार्य। तो यहां पर ताकत लगा करके हम किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हों तो वो मूव कर गया, लेकिन हम दीवार पर ताकत लगाएंगे तो दीवार थोड़ा चल जाएगी आपके धक्का देने की दिशा में। ट्रक खड़ी है, लोडेड ट्रक है, और आप धक्का मारेंगे तो ट्रक चल जाएगी? नहीं, खड़ी है अपनी जगह पर। अब आप लगाते रहिए ताकत। तो इस प्रकार का जो एक्सरसाइज होता है, आप जमीन उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पेड़ उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी ताकत बल प्रयोग कर रहे हैं बिना मतलब का, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम स्टैटिक एक्सरसाइज कहते हैं। इस प्रकार की एक्सरसाइज आपको सामान्य तौर पर अवॉइड करना है, उतना ही करना है। वेट लिफ्टिंग भी एक प्रकार की अच्छी कला है, लेकिन आप अपने औकात से ज़्यादा वजन ना उठाएं। बात समझ में आ गई है? पक्का समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इस तरह से जो डायनेमिक एक्सरसाइज है और जो स्टैटिक एक्सरसाइज है, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब आइए, जब हम कोई वर्क करते हैं तो आपको पता है कि हमारे शरीर की मांसपेशियां किस चीज़ से बनी हैं? मसल फाइबर से। ये जो धागेनुमा संरचना जो आप इसमें देख रहे हैं, ये जो धागेनुमा संरचनाएं हैं, दरअसल में ये भी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। चूंकि विशेष प्रकार का काम करने के लिए इनकी लंबाई ज़्यादा है। जैसे न्यूरल सिग्नल देने के लिए वायरिंग की तरह से काम करना है तो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ जाती है। ऐसे मसल फाइबर्स जो होते हैं ये भी लेंथ वाइज होते हैं। शरीर में तमाम कोशिकाएं गोल आकार की, अंडाकार होती हैं। तो कार्य करने के तरीके के आधार पर आपके शरीर की कोशिकाओं का आकार चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मसल फाइबर्स की जो कोशिकाएं हैं, जैसे इसमें एक कोशिका, ये दो कोशिका, ऐसे। तो ये मसल फाइबर्स जो हैं, ये जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो मसल फाइबर्स हैं, ये मसल फाइबर्स दरअसल में क्या हैं? ये मसल सेल हैं, ये मसल सेल्स हैं। अब आपको पता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं एक फैक्ट्री की तरह से काम करती हैं, और किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तो क्या हमारे शरीर में बिजली है? जैसे पंखा चल रहा है तो बिजली है, लाइट जल रही है तो बिजली है। इसी प्रकार से हमारे शरीर की मांसपेशियों को चलाने के लिए क्या करना है? एनर्जी देनी है। बिजली नहीं कहेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या कहेंगे? ताकत, ऊर्जा, एनर्जी, ये कहेंगे। फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम्स? क्या बाहर से एनर्जी हमारे शरीर के अंदर डाली जाती है? जी नहीं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन बॉडी।
एनर्जी हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है और कहाँ पर पैदा होती है? इसी फैक्ट्री में हम जनरेट करते हैं। फैक्ट्री को चलाने के लिए तो बिजली बाहर से हम लेते हैं, लेकिन अपने शरीर की फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली बाहर से नहीं लेते, बल्कि बिजली मतलब कि एनर्जी अपने शरीर के अंदर पैदा करते हैं। और इस एनर्जी को हम एक रासायनिक अणु के रूप में जानते हैं, और इस रासायनिक अणु को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी का नाम क्या है? हमारे शरीर में जो एनर्जी दे रहा है वो एक बायोमोलिक्यूल है, वो एक जैविक अणु है। दिस बायोमोलिक्यूल इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस वन, in short it is written as ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चूंकि हमारे शरीर में काम कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है और उस काम में एटीपी खर्च होता रहता है, तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल लगातार खर्च हो रहा है तो फिर उसका बनना भी जरूरी है ताकि उसकी सप्लाई बनी रहे और कहीं ऐसा ना हो कि एटीपी आपके शरीर के अंदर घट जाए, तो इसका प्रोडक्शन जरूरी है। आप एनर्जी, चूंकि आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, तो ये एनर्जी पैदा कहाँ से होती है? तो ये एनर्जी उस सेल के अंदर पैदा होती है। नाउ दिस वन इज द सेल। ये कौन सी सेल है? चूंकि हम पढ़ रहे हैं मसल के बारे में, तो मान लो कि ये मसल सेल है। लेंथ वाइज नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा इसको स्फेरिकल दिखा रहे हैं सेल के अंदर। अब आपको पता है कि इस सेल को दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए इसको ग्लूकोज, और दूसरा क्या चाहिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। अब आपको पता है कि ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जो हमको भोजन से प्राप्त होता है। आप भोजन में क्या चीज़ें लेते हैं? आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आप भोजन में प्रोटीन लेते हैं, आप भोजन में वसा अर्थात फैट यानी चिकनाई घी और तेल लेते हैं, आप शरीर के अंदर न्यूक्लिक एसिड लेते हैं भोजन के माध्यम से, आपको मिनरल्स मिलते हैं, वाइटामिन्स मिलते हैं और जल ग्रहण करते हैं। इनमें से जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है, सभी प्रकार के जो कंपोनेंट्स हम भोजन में प्राप्त कर रहे हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के लिए सबसे पहले इसी का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो कहाँ से प्राप्त हो रहा है ग्लूकोज? भोजन से। आहार नाल में जाकर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है और इसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्राप्त होता है। वहाँ से ग्लूकोज ब्लड में आता है और इस ब्लड से आपके शरीर की एक एक कोशिका को ग्लूकोज की सप्लाई होती है। तो ये तो हो गया, आपको ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। तो ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है आपको? ये आपको भोजन से प्राप्त हो रहा है। फूड, फ्रॉम फूड यू गेट द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये आपको एटमॉस्फेयर से प्राप्त हो रही है। यू आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है, हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो आपके शरीर की कोशिकाओं को प्राप्त होती है। तो आपके शरीर की कोशिका में एनर्जी पैदा करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। इनमें से एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है और दूसरा कौन? ग्लूकोज की ज़रूरत है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर ऑक्सीजन यूज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। साथ में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का यह बहुमूल्य बायोमॉलिक्यूल पैदा होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O, यह जो रिएक्शन इस सेल के अंदर दिखा रहे हैं, इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रकार से ग्लूकोज यहाँ पर प्राप्त हो, ये यूज हो रहा है
ऑक्सीजन से इसकी बर्निंग होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है और जल पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ से जाकर ये लंग से बाहर चला जाएगा। यह जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको प्राप्त हुआ है, हम इसी का उपयोग अपने शरीर के अंदर कर रहे हैं। क्या करने के लिए? व्यायाम करने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी के रूप में जिस बायोमॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ रही है, यह बायोमॉलिक्यूल पैदा कैसे हो रहा है। तो ये हमने आपको सेल के अंदर दिखाया है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज करके CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो उसके साथ ये चली जाती है। जो जल बनता है उसका हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपयोग हो जाता है। और जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसी को हम नाम देते हैं एनर्जी। अब आप समझिए इस बात को कि जब हम व्यायाम करते हैं तो इस ATP की रेगुलर नीड होती है। बात समझ में आ गई? इसकी रेगुलर नीड होती है। कहां से आता है ये इसको ब्लड सप्लाई करता है आपकी बॉडी सेल्स को। हम ब्लड वाले डिपार्टमेंट पर अभी अलग से चलेंगे और फिलहाल आप फोकस करते रहिए इसी पर कि जब हम व्यायाम कर रहे हैं तो एनर्जी हमको प्राप्त हो रही है। अब हमारी सेल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाले डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है? हमारे शरीर का जो सप्लाई डिपार्टमेंट है, ये कौन है? सप्लाई डिपार्टमेंट है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। आपके शरीर का सप्लाई डिपार्टमेंट कौन है? इट इज द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और आपको यह मालूम है कि ये जो ब्लड है, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर रेड होता है। क्यों रेड होता है? ड्यू टू पिगमेंट। और इस पिगमेंट का नाम, आपके ब्लड का रंग लाल जिस पिगमेंट की वजह से होता है, इस पिगमेंट को हम नाम देते हैं क्या? हीमोग्लोबिन। क्या नाम देते हैं? इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ब्लड में पाई जाने वाली जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं या RBCs होती हैं, उनके साइटोप्लाज्म में ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। कितना कैरी करता है? 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फेफड़े से ले जाकर बॉडी टिश्यू को सप्लाई कर देता है। ये फेफड़े से क्यों ले जाएगा? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ जाती है? फेफड़े में। तो फेफड़े से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही है, इसको लेकर पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं को पहुंचा देता है ब्लड, ऑक्सीजन दे देता है। और जब ब्लड वहां से रिटर्न बैक होता है वेन्स के थ्रू, तो कोशिका के अंदर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस आता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी मसल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करेगा? आपका ब्लड करेगा। यहां से बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस लंग्स तक कौन आएगा? आपका ब्लड आएगा। और आपको यह पता है कि ब्लड एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का द्रव है, एक प्रकार का लिक्विड है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो वैस्कुलर का मतलब इसका संवहन पूरे शरीर के अंदर होता रहता है, सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर होता रहता है। घर में सभी कमरों में पानी, टॉयलेट में, किचन में पहुंचाने के लिए पाइपलाइन से सप्लाई होती है ना, मोटर चलता है तो पाइपलाइन पूरे घर में सप्लाई होती है पानी की। इसी प्रकार से आपके शरीर की पाइपलाइन में, यानी कि ब्लड वेसल्स में, ब्लड की सप्लाई कौन करेगा? तो ये जो पंपिंग मशीन होता है आपका, ये जो हार्ट होता है जो आपके सीने में बैठा है, ये आपके लिए ब्लड को पंप करता है। तो शरीर की सभी कोशिकाओं को ब्लड रन करता रहता है, यानी कि शुद्ध रक्त की आपूर्ति आपके शरीर की कोशिकाओं को करता है। और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, द ब्लड दैट इज फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ड्रेन्ड फ्रॉम देयर, वहां से निकल करके लंग्स में लाया जाता है और चला जाता है बाहर। अब आपके बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? ब्लड की हो गई। ब्लड में कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। बहुत थोड़ी सी मात्रा में प्लाज्मा में ऑक्सीजन जाता है, सप्लाई होता है, लेकिन इसका मेजर प्रपोर्शन अप्रॉक्स 97% जो ऑक्सीजन होती है, इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हीमोग्लोबिन।
तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बॉडी में जाता है। अब यहां पर एक पैरामीटर आप यूं जान लीजिए कि आपका जो 100 ml ब्लड है, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो 100 ml ब्लड है कैरीज 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस एंड सप्लाइज ओनली 5 milliliter oxygen gas to your body tissues. आपके शरीर में 100 मिलीलीटर ब्लड 20 ml ऑक्सीजन लेकर बॉडी टिश्यूज तक जाता है, लेकिन देता कितना है? जितना ले जाएगा उसका केवल 25% ही बॉडी सेल्स को देता है कि लो ऑक्सीजन और काम करो। बाकी 75% ऑक्सीजन ब्लड के अंदर हमेशा रहती है, ये बॉडी टिश्यूज को प्राप्त नहीं होती। कब? जब हम सामान्य अवस्था में होते हैं, जब हम व्यायाम नहीं कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग कंप्लीट रेस्ट की बात हो रही है। जिस समय आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उस समय आपके ब्लड का 100 ml आपकी बॉडी टिश्यूज को केवल कितना ml ऑक्सीजन पहुंचा रहा है? 5 ml ऑक्सीजन की डिलीवरी कर रहा है, यानी कि केवल 25% ऑक्सीजन आपकी बॉडी टिश्यूज को सप्लाई कर रहा है। रेस्ट 75% ऑक्सीजन ऑलवेज परसिस्ट विद ब्लड। राइट, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा यहां। लेकिन जब आप व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जरूरत ज़्यादा होती है एनर्जी की। तो फिर इसको पैदा करने वाले रिएक्शन की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी या घट जाएगी? क्योंकि एटीपी की डिमांड हमारे शरीर के अंदर जब हम व्यायाम करते हैं तो बढ़ गई, तो ऐसी कंडीशन में इसका निर्माण की रफ्तार अर्थात ये रिएक्शन भी, इसका रेट बढ़ जाएगा। और अगर इसका रेट बढ़ गया तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की। और किसकी बढ़ेगी? ऑक्सीजन की बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गया? मतलब क्या हुआ? ये पैरामीटर आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि 100 ml ब्लड कैरीज 20 ml ऑक्सीजन, आउट ऑफ विच ओनली 5 ml ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू योर बॉडी टिश्यूज ड्यूरिंग कंप्लीट रेस्ट, जिस समय आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम देखें कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में डिमांड ऑफ एनर्जी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एनर्जी की डिमांड बॉडी में बढ़ गई। अब इससे क्या होगा? रेट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, रेट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो सेल के अंदर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एटीपी की डिमांड बढ़ गई तो रेट बढ़ गया। ऐसी कंडीशन में डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन होना है तो दो चीज़ों की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की और कार्बोहाइड्रेट की। तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। आप अगर अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको भूख लगेगी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी। वो जो सेठ जी पेट बढ़ा करके और बेड पर आराम से लेटे हैं और पेट सहला रहे हैं, उनको भूख लगेगी ज़्यादा? तो दिन में एक बार खाते होंगे, कहेंगे साहब आज भूख नहीं लग रही है। बॉडी लेथार्जिक हो जाता है, स्लगिस, आलसी, काम नहीं करना है, सवेरे वॉक नहीं करना है, बेड पर पड़े हुए हैं। ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है साहब। बेड पर बैठे हैं, रिमोट हाथ में, टेलीविज़न देख रहे हैं, कोई काम नहीं है। ये कौन से लोग हैं? सेठ लोग। कोई काम नहीं करनी, बैठे भोजन कर रहे हैं। तो फिर भोजन की रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा नहीं है, बॉडी में नीड नहीं है, तो भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं है तो खाना ज़्यादा नहीं खाएंगे। और अगर खाना फिर भी खाया बिना भूख लगे हुए तो फिर ओवरवेट होंगे, ओबेसिटी बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा,
डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो नीड के अनुसार कि जितनी कैलोरी की आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से आपको भोजन लेना है। अगर आप व्यायाम ज़्यादा करते हैं तो इसीलिए जो एक्सटर्नस एक्सरसाइज करने वाले लोग, जो एथलेटिक्स होते हैं या जो लेबर तबके के लोग होते हैं, जो खेत में मजदूरी करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मैकेनिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, इन सबको भूख ज़्यादा लगती है तो खाना ज़्यादा खाते हैं वो। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की ज़रूरत बढ़ गई। अब आपको मालूम है कि इन दोनों को सप्लाई करने का काम है किसका? वो आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का काम है। ऐसी कंडीशन में सामान्य तरीके से जब डिमांड ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बढ़ेगा तो फिर पहली चीज़ तो ऑक्सीजन शरीर में आएगी कैसे? जब आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो ब्रीथिंग रेट है, अब आपका जो ब्रीथिंग रेट है ये भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? सांस की रफ्तार आपकी बढ़ेगी जब व्यायाम करेंगे तो, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अब आपके लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन आ गई और अगर लंग में ही ऑक्सीजन भरी रहे और वहाँ से आगे ना जाए तो क्या शरीर की कोशिका जो यहाँ पर है उंगली में, उसको मिलेगा? अरे फेफड़े में ऑक्सीजन है तो उंगली की काहे किस काम का? जब तक यहाँ पर पहुँचाया ना जाए। तो इसको पहुँचाने का काम किसका है? ब्लड का। अब ब्लड कहाँ पर है? खून कहाँ भरा है? सीने में। सीने में बैठे हुए दिल में है। दिल माने हार्ट। कहाँ है भैया? दिल कहाँ है? सीने में है। ऑक्सीजन कहाँ पर है? आपके फेफड़े में है। तो फेफड़े से अब यहाँ पहुँचना है उंगली के पास, तो कैसे पहुँचेगा ऑक्सीजन यहाँ तक? तो खून से होकर आएगा। लेकिन खून कहाँ भरा है? हार्ट में। अब हार्ट अगर इस खून को यहाँ तक नहीं भेजेगा तो ऑक्सीजन मिलेगी? आपको ग्लूकोज मिलेगा इस कोशिका को? नहीं। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी थोड़ी देर बाद ये आपकी कोशिका सड़ने लगेगी। पहले डेथ होगी, बाद में ये डिकम्पोज होगी, नष्ट होगी, एब्सेस बनेगा बॉडी में जगह जगह, सेल डेब्रिस कलेक्ट होगा डेथ की वजह से। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आपका हार्ट पंप करता है। जितना ज़्यादा गति से ऑक्सीजन आपके फेफड़े में आएगी तो इसको पूरे शरीर के अंदर उतनी ही तीव्र गति से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हार्ट की हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जो हार्ट बीट रेट होता है भाई, हार्ट बीट रेट, ये क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा। देखिए क्या हुआ, ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिमांड ऑफ एनर्जी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बढ़ा और एटीपी जिस रिएक्शन में पैदा होता है उस रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी। उस रिएक्शन में दो चीज़ों की ज़रूरत है। किसकी किसकी? ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की। तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कौन करता है? ब्लड। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपका फास्ट वर्किंग मोड में आ जाएगा। यानी कि आपके हार्ट बीट की जो रफ्तार, हार्ट के बीट की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। सामान्य तौर पर हार्ट बीट आपका 75 बार 1 मिनट में होता है। 75। नॉर्मल बीटिंग रेट कितना होता है? नॉर्मल हार्ट बीट रेट आपका जो है इट इज 75 टाइम्स पर मिनट। यानी कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में आपका हार्ट 75 टाइम धड़कता है। हालांकि हार्ट बीट रेट जो होता है ये एज पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चों में हार्ट बीट रेट फास्ट होता है और बड़ों में हार्ट बीट रेट स्लो हो जाता है, बूढ़े में, ओल्ड एज में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो जुवेनाइल हो गए, एडल्ट हो गए और ओल्ड एज पर्सन हो गए। यहां पर जो हार्ट बीट रेट है क्या है? हाई है, लगभग 120 टाइम्स है। यहां पर 75 टाइम्स है 1 मिनट में और यहां पर रिलेटिवली स्लो हो जाता है हार्ट बीट रेट। इस प्रकार से बच्चों में, जुवेनाइल में हार्ट बीट रेट तेज होता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी और वो एडल्ट में आएंगे तो एडल्ट में एवरेज ये माना जाता है 75 और फिर आगे से घटेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हार्ट बीट रेट उम्र के लिहाज से भी चेंज होता रहता है, आपके सेंटीमेंट से भी चेंज होता है। इमोशनल कंडीशंस अगर बन रही तो हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। इतना लंबा डिस्कशन करने का समय नहीं है, तो लेक्चर बहुत एलेबोरेट, बहुत बड़ा हो जाएगा और हमको इसे थोड़ा सिंपल
करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाना है। लेकिन जो फैक्ट्स आ रहे हैं बिना उनको समझ पाए, इसका साइंटिफिक रीज़न, आप एक्सरसाइज का प्रभाव अपनी बॉडी पर नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं इनको जानना जरूरी है, सभी को, एक कॉमन पर्सन को भी जानना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये है हमारे हार्ट बीट रेट की बात कि एज वाइज जो है हार्ट बीट रेट इस प्रकार से होता है। ध्यान रहे कि एक फैक्ट और यहाँ पर हम जान लें जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहेंगे? हम यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ये पहला आपने टर्म समझा। दूसरा है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, इसे आप समझ लीजिए। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? तो कह रहे हैं कि साहब हृदय की एक धड़कन में एक बार जब ये धड़कता है तो इससे जितना ब्लड बाहर आता है, पंप किया जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by heart in one beat, it is known as stroke volume। और इसकी जो वैल्यू है, स्ट्रोक वॉल्यूम की जो वैल्यू है, ये लगभग 70 मिलीलीटर होता है। यानी कि आपका हार्ट अगर एक बार धड़के तो फिर आपके सिस्टम्स को जो ब्लड पंप होता है उसकी जो क्वांटिटी है वो 70 मिलीलीटर है। कितना आ रही है? दैट इज कमिंग 70 मिलीलीटर। ये है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है जिसे आपको एक्सरसाइज में समझने के लिए ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, COP बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है कार्डियक आउटपुट, दिस वन COP। व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट? नो हियर। कार्डियक आउटपुट की जो वैल्यू होती है, ये फार्मूला है कि हार्ट बीट रेट को अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? स्ट्रोक वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हार्ट बीट रेट आपका 75 टाइम्स पर मिनट है और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है। यह वैल्यू लगभग आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 5000 मिलीलीटर अर्थात 5 लीटर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब ये हो गया कि 1 मिनट में आपके हार्ट से बाहर पंप किया गया ब्लड कितना होगा। तो 1 मिनट में कुल ब्लड जो आपका हार्ट पंप करके बाहर निकाल देता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 5000 मिलीलीटर, और यू कैन से 5 लीटर होती है। यह जो पैरामीटर यहां पर है COP, दिस वन, ये कॉमनली यूज्ड टर्म है। जब आप एक्सरसाइज, व्यायाम, इस सब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको COP के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए इस टेक्निकल टर्म को हमने 3 डिफरेंट हेडिंग्स में आपको समझा दिया है। इनमें से पहला है हार्ट बीट रेट 75 टाइम्स पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट में जितना ब्लड पंप होता है एक धड़कन पर उसको, उसकी वैल्यू 70 ml है, और 1 मिनट में हार्ट चूंकि 75 बार धड़क रहा है और एक धड़कन में निकला हुआ ब्लड कितना है? 70 ml। तो टोटल कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 5 लीटर ब्लड है। 1 मिनट में आपके हार्ट जो होता है आपके बॉडी सिस्टम्स को कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर ब्लड पंप करता है। इस 5 लीटर का बंटवारा होता है आपके सभी प्रकार के सिस्टम्स में, आपके ब्रेन को, आपके हाथ पैर और शरीर की मांसपेशियों को, आपकी किडनी को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट में भी स्वयं को सप्लाई होता है। इस तरह से पूरे शरीर में काम के रेशियो के हिसाब से कि आपके शरीर के अंदर कौन सा अंग कितना ज़्यादा काम कर रहा है, उस रेशियो में ब्लड की सप्लाई इस 5 लीटर का बंटवारा हो जाता है। बात समझ में आ गई? सामान्य तौर पर आपके बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी हो रही है? यह है कितना? 100 ml ब्लड केवल 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। जब आप व्यायाम करते हैं तो यह सप्लाई जो है बढ़ जाता है, यानी कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह जो कार्डियक आउटपुट है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कब? जब आप व्यायाम कर रहे होते हैं।
और कार्डियक आउटपुट का बढ़ना अच्छा माना जाता है। जिन लोगों में कार्डियक आउटपुट अच्छा होता है उनका हार्ट स्वस्थ होता है, हेल्दी पर्सन्स होते हैं वो। तो जाहिर सी बात है, अब आप समझ गए होंगे वो कौन से लोग हैं। क्या सेठ जी हैं जो बिस्तर पर सो रहे हैं, पेट फुलाए हुए, काम नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, मस्ती में खा रहे हैं, ठीक है, तो बीमारियां भी झेल रहे हैं। क्या उनमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा? जी नहीं, ऐसे लोगों में ज़्यादा होगा जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो धावक हैं, रेसलर्स हैं, इन सब में क्या होगा? इनका COP ज़्यादा होगा। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, दे हैव वेरी वंडरफुल कार्डियक आउटपुट इन देयर बॉडी, COP। ये बात सबको समझ में आ गई, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो ये सारी बातें, व्यायाम के समय कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ गया। इस अपने छोटे से लेक्चर में आज अभी हमने योगा के संदर्भ में एक्सरसाइज और इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से क्या रिलेशनशिप है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम आपको अगले लेक्चर में अपने यह बताएंगे कि किस प्रकार की एक्सरसाइज में कितनी कैलोरी चाहिए, कितना ज़्यादा ब्लड की सप्लाई चाहिए, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी की कंडीशंस क्या होती है। और हम आपको अपने अगले लेक्चर में यह समझाएंगे कि स्टेमिना क्या होता है, वार्म अप क्या होता है, वार्म अप से स्टेमिना का क्या संबंध है। इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम अपने अपने अगले लेक्चर में। और ये बात करेंगे कि एक्सरसाइज के दौरान आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होने वाले जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मीन्स द एक्सरसाइज, बॉडीली एक्सरसाइज एंड द कार्डियोवैस्कुलर एडजस्टमेंट्स इन द बॉडी, इन्हीं पर चर्चा हम जारी रखेंगे। लंबा हो जा रहा है थोड़ा लेक्चर, इसलिए इसको 2 सेगमेंट में तोड़ रहे हैं। एक आज हुआ है, इसका दूसरा लेक्चर हम अब इसके पार्ट 2 में आपको अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। योगा पर कम से कम 4 लेक्चर बनेंगे, इनको आप ध्यान से देखते रहिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको व्यायाम और प्राणायाम क्यों करना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम व्यायाम की बात कर रहे हैं, इसमें 2 लेक्चर बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम प्राणायाम की बात करेंगे, सभी प्रकार के प्राणायाम और उन पर की गई रिसर्च से जो फैक्ट्स निकल कर आए हैं, उनसे प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हम विस्तार से आपके सामने करेंगे। और अपना ये जो वीडियो लेक्चर है इसको अपने चैनल जेनेसिस बायो केयर, जो कि यूट्यूब पर है, इस पर हम अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़, और जो बेल आइकन है उसकी घंटी को दबा करके इसको अब लाइक भी करें और घंटी भी दबाएं और हमारा उत्साहवर्धन करें। उम्मीद करते हैं कि आपके ये फ़ायदे की बात होगी सभी उम्र के लोगों के लिए। अगर बीमारी से बचना है तो योग करना है। तो एक इंस्पिरेशन मन में आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत योगा की फील्ड में विश्व गुरु बनने जा रहा है, सरकार भी इस तरफ इंक्लाइंड है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ इंडिया की बात करते हैं। तो स्वस्थ इंडिया कैसे रहेगा? जब इंडिया ये जानेगा कि जो हम ये कर रहे हैं उसका हमारे शरीर पर वास्तव में लाभ है या नहीं। अभी कुछ लोग तो संदेह करते हैं कि अरे योगा क्या मतलब है, तो सब ऐसे ही करते हैं। बहुत पुरानी विद्या है, महर्षि पतंजलि की, आज की नहीं है। बाबा रामदेव ने इसका प्रसार कराया, हिंदुस्तान में लोगों को अवेयर कराया। इसलिए जहाँ तक मैं सोचता हूँ उनको योगा के लिए इतना अच्छा काम करने के लिए कम से कम भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। उन्होंने बहुत इसका प्रसार कराया है, ठीक है। तो आप किसी अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए स्वार्थी बन जाइए, और अपने स्वार्थ के लिए कि हम बीमार ना रहें। इस दुनिया से जाना तो सबको है, लेकिन मौत आसानी से हो, घुरज कर नहीं, बिस्तर पर लेट कर नहीं, टॉयलेट बिस्तर पर करके नहीं, रनिंग कंडीशन में हंसते खाते अच्छा काम करते हुए इस दुनिया से चले जाओ। तो इसके लिए योग करना है, क्योंकि ये आपके मन की स्थिति को, आपकी सोच को, समाज के प्रति आपके चिंतन को, इन सभी चीज़ों पर योगा का एक व्यापक असर पड़ता है। 4 लेक्चर हैं, याद रखिएगा। पहला हो चुका है, फिर अभी 3 बाकी हैं। अगले लेक्चर में अभी एक्सरसाइज हम कंटिन्यू रखेंगे, व्यायाम, और लास्ट के 2 लेक्चर हमारे प्राणायाम पर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आए तो चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, निश्चित रूप से। थैंक यू।